नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल और डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का। इस पेपर के अंतर्गत हम प्रत्येक प्रश्न का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो भी इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया सार्थक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है मंगला और शाहगढ़। बात करें तो ये किस खनिज के खनन क्षेत्र है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेल और गैस। बात करें मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या और शाहगढ़, ये जो सभी है ये सभी खनिज के खनन क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों बता दूं, हमारे चैनल पर राजस्थान के महत्वपूर्ण संप्रदायों से संबंधित जो एक वीडियो है वो हमने अपलोड किया है। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो हमने उसके अंदर हमने बताया था कि राम स्नेही संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामचरण जी, और इनके बचपन का नाम था राम किशन और इनके गुरु का नाम था कृपा राम जी। इन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जन्म हुआ था सोडा डिग्गी टोक के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सोडा डिग्गी गांव टोक के अंदर इनका जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें ऑप्शन सी की, वो है नगलू भरतपुर। बात करें तो लालगिरी, जो लालदास जी संप्रदाय है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये है नगलू भरतपुर के अंदर। बात करें लालदास जी की तो ये जन्म से मुसलमान थे और इनके गुरु का नाम था कद्दन चिश्ती। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर बीकानेर लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। साथियों, बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, और एकमात्र एक ऐसी रियासत थी, ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी रियासत से बाहर। तो ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना रियासत से बाहर हुई थी तो वो था जैसलमेर। जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जैसलमेर रियासत से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। और बात करें 3 महत्वपूर्ण प्रजामंडलों की जिनकी स्थापना इस राजस्थान राज्य से बाहर हुई थी, तो उनमें हो जाएगा बीकानेर, 1936 में हुई थी कलकत्ता के अंदर। दूसरा है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये है भरतपुर। भरतपुर की बात करें तो इस प्रजामंडल की जो स्थापना है ये स्थापना हुई थी हमारे पास में, स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बात करें, तीसरा है वो है सिरोही। सिरोही की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी बम्बई के अंदर। ऑप्शन ए यानी बम्बई के अंदर हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। जालौर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो बात करें इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1298 के अंदर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें तो इस संघर्ष के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद 1311 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, जालौर पर अधिकार कर दिया था। और इस जालौर को जीत करके इसका नाम रखा था क्या? इसका नाम रखा था खिजराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें जालौर के किले को सुवर्णगिरी भी कहते हैं, और जालौर का ये जो किला है ये सुकड़ी नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी सुकड़ी नदी पर
बांकली बांध भी बना हुआ है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि जालौर, जब बात है जालौर के सोनकरा चौहानों की, तो वहाँ प्रसिद्ध है आशा माता। बात करें आशा माता की, तो जालौर के सोनकरा चौहानों की ये कुल देवी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 4 ऐसे किले थे जिनको जीता था, 3 या 4 किले थे जिनको जीत करके उसने उन किलों का नाम बदल दिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ उसमें एक सिवाना का किला भी है, ये बाड़मेर के अंदर है। बात करूँ मैं सिवाना की, तो इसको कुमट का किला भी कहा जाता है। और ये सिवाना का जो किला है बाड़मेर में स्थित है, और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये है हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था वीर नारायण पवर ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें तो सिवाना पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर। उस समय सिवाना का शासक कौन था? उस समय शासक था वहाँ का शासक था शीतल देव पवार और अलाउद्दीन। इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, संघर्ष हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए शीतल पवार मारे गए थे और इस पर अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछने का चांसेस ये है कि सिवाना के किले को जीत करके इसका क्या नाम रखा था? तो अलाउद्दीन ने इसका नाम रखा था खैराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करें 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर गलत बता दी, जालौर का नाम जो है ये जीत करके इसका नाम जलालाबाद रखा था, जबकि जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ को 1303 में जीत करके इसका नाम रखा था खिजराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद इन्होंने 1301 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हमीरदेव चौहान थे उस समय रणथंभौर के शासक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धूलकोट सभ्यता कहाँ पर है? बात करें धूलकोट सभ्यता की, तो धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट है आहड़ के अंदर। इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोरे और कोट ये क्या है? अनाज रखने के मृद भांड है, यानी मिट्टी के पात्र है। और ये कहाँ पर मिले हैं? ये आहड़ के अंदर मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें कालीबंगा की, और फर्स्ट ऑप्शन, तो कालीबंगा की बात करें तो इसके अंदर जो बंगा है ये एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ, यानी यहाँ पर खुदाई के दौरान काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम पड़ा था कालीबंगा। बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, और इसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1952 और 53 के अंदर की थी, वो थी अमलानंद घोष। और इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1961-62 के अंदर। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बैराट की बात करें तो 11 कमरों वाला एक विशाल भवन जो है वो बैराट सभ्यता के अंदर मिला है। और ये बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जडूला। जडूला जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो बात करें ये जो है वो है पृथ्वीराज रासो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये लिखी गई है चंद-बरदाई। बात करें चंद-बरदाई की, तो ये अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद-बरदाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बी ऑप्शन हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो के जो लेखक हैं वो है जोधराज, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद बात करें ऑप्शन सी बिसल देव रासो की, तो इसके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था नरपति नाल्ह, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ऑप्शन डी कुमान रासो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
सॉरी साथियों, आपको बताना भूल गया, खुमान रासो। इसके लेखक है बख्तराम शाह। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उस दुर्ग को दोस्तों कहते हैं पारिक। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें धानवर दुर्ग की, तो धानवर दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो किसी ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं धानवर दुर्ग। जैसे हो गया हमारा जैसलमेर का दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये धानवर दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, जयानक भट्ट ने यानी जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है ये है जयानक भट्ट। बात करें पृथ्वीराज रासो के, तो आपने आपको बता दिया है, इसके लेखक है चंद बरदाई। हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो के जो लेखक है वो है जोधराज, और हमीर हट के जो लेखक है वो है चंद्रशेखर। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमीर रासो के लेखक जोधराज, पृथ्वीराज विजय के जयानक भट्ट, हमीर हट के जो लेखक है वो है राजशेखर, और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो है चंद बरदाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, खानवा का युद्ध। बात करें खानवा का युद्ध, तो यह खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, खानवा का जो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और बाबर ने ये युद्ध तुलगमा पद्धति से जीता था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी पूरे भारत के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1527 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। बात करें महाराणा सांगा की, तो महाराणा सांगा के बारे में दो महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको। पहला फैक्ट है, महाराणा सांगा इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बसवा दोसा के अंदर हुई थी। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर इनकी 6 खंभों की छतरी है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं एक भी छतरी नहीं है। तो बात करें जो 6 खंभों की जो छतरी है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस छतरी का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो इस छतरी का जो निर्माण है ये करवाया था अशोक परमार ने। बात करें अशोक परमार कौन था? अशोक परमार ये वही अशोक परमार है जिन्होंने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी, यानी बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था कौन? अशोक परमार। और बात करें महाराणा सांगा, इनका जो दाह संस्कार कहाँ पर किया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। यानी मृत्यु तो हुई थी बसवा के अंदर, लेकिन इनका दाह संस्कार हुआ था मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी 8 खंभों की छतरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा दुर्ग चीला का टोला या चिल्ह का टोला कहा जाता है? तो वो है जयगढ़ दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयगढ़। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद कुंभलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक कटारगढ़ नामक स्थान है जो कुंभा का निवास स्थल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका शिल्पी था मंडन। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था 1459 के अंदर। और बात करें तो जोधपुर की स्थापना भी 1459 में हुई थी, और इसी की स्थापना के बाद यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था राव जोधा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न, पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया था वो कौन था? वो थे राणा उदय सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन। पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया था वो थे राणा उदय सिंह। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के बचाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनवीर के हाथों से मरने से बचाया था। अगला क्वेश्चन, है आपके सामने, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? सॉरी, माफी चाहता हूं, ये क्वेश्चन बच चुके। अगले क्वेश्चन की बात करें 13वां क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो बात करें चक्री के नाम से जानी जाती है मगरा, ये भेड़ की नस्ल है। पगरा, ये भी भेड़ की नस्ल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो
विश्व जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? तो जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है ये है अविकानगर टोंक के अंदर। एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में कि अविकानगर टोंक के द्वारा एक भेड़ की नस्ल विकसित की जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अविशान। ये एक भेड़ की नस्ल है जो अविकानगर टोंक के द्वारा विकसित की जा रही है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें चोकला जिसको चनोथर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट, याद, सॉरी, सी ऑप्शन। सोनाड़ी के बारे में को बताना चाहता हूँ मैं, सोनाड़ी जिसको कहते हैं हम चनोथर। ये ऐसी भेड़ है जब ये चरती है तो इसके कान भूमि को स्पर्श करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? तो एकमात्र बनास सिंचाई परियोजना है या बनास परियोजना है, जिसमें राज्य का, किसी भी दूसरे राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। अकेले किसी विशेष जिले या फिर क्षेत्र को ये पानी उपलब्ध करवाता है, इसमें किसी जिले का कोई दूसरा योगदान या सहभागिता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना की। तो ये जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें सिंचाई परियोजनाओं की तो बेतली सिंचाई परियोजना, ये तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बेतली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? 12 के अंदर है, याद रखना। सही परियोजना ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर के अंदर। और इसी सही परियोजना के तहत सही बांध के निर्माण किया गया है और इसी सही बांध से सुरंग नहर के माध्यम से जवाई बांध को पानी मिल रहा है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी के कारण इस बांध से ये पानी जोड़ दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद बात करें तो भीम सागर सिंचाई परियोजना। इस भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है हमारे पास कोटा से, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी कोटा, भीम सागर सिंचाई परियोजना। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हाल ही के अंदर अभी BSTC का एग्जाम आयोजित होने वाला है, तो करंट अफेयर के रूप में भी ये क्वेश्चन काफ़ी काम में आएगा। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के अंदर 6 झीलें शामिल की गई है, जिसमें उदयपुर की 2 झीलें, एक है फतेह सागर झील और दूसरी पिछोला झील। अजमेर की 2 झीलें, एक है पुष्कर झील और दूसरी आना सागर झील, ये 4 झीलें हो गई। उसके बाद 5वीं माउंट आबू की नक्की झील सबसे गहरी झील मानी जाती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। इसके बाद 6ठी मानसागर झील कहाँ पर है? ये है जयपुर के अंदर। ये टोटल 6 झीलें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आना सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंदर ये भी शामिल है, ऑप्शन बी फतेह सागर, ये भी राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। पिछोला ये भी शामिल है। कोलायत ये दोस्तों जो है झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलायत, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो करंट में बन के आए या फिर किसी जी के क्वेश्चंस के संबंध में आ जाए। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हमें सही युग्म सुमेलित करना है, जिसके अंतर्गत तांबे की बात करें तो तांबा ये कहाँ पर उत्पादित होता है? तो तांबा के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो झुंझुनू के बहुत सारे इलाके हैं, जिसमें खेतड़ी सिंगाना तांबा का, जहाँ पर खेतड़ी सिंगाना यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है, ये सही सुमेलित है। इसके बाद लोह एस्क मोरिचा बानोल ये सही सुमेलित है। सिरसा और जस्ता जावर और मगरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सही सुमेलित है। टंगस्टन ये गलत है। टंगस्टन की बात करें तो ये पलाना और मंगला के अंदर नहीं पाया जाता है। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे तांबे के बारे में। तो ये तांबा कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो तांबे की बात करें तो झुंझुनू के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे खेतड़ी सिंगाना हो गया, मदान कुदान की खान हो गया, चांदमारी और कोलिहान, ये झुंझुनू की सभी जो क्षेत्र हैं ये तांबा खनन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर तांबा उत्पादित होता है। और बात करें राजसमंद की तो रेल मगरा हो जाएगा। और अलवर की बात करें तो भगोनी हो जाएगा, भगोनी, कोदरीबा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, भीम सागर कहाँ पर स्थित है?
बात करें भीमसागर की तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। ठीक है, भीमसागर कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बात करें बज्जू रिजर्व एरिया की तो ये जो बज्जू रिजर्व एरिया है कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें आरटीडीसी की तो आरटीडीसी ये भी अपने आप में एक विभाग है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 1978 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। और पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना ये हुई थी 1956 के अंदर। साथियों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं, ध्यान से वीडियो देखना। और बात करें पर्यटन की तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये दर्जा दिया गया था 1989 के अंदर दिया गया। ये जो दर्जा था ये आंशिक दर्जा था, ये पूर्ण दर्जा कब दिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट के लिए पूछा जा सकता है बीएसटीसी के अंदर 2022 के अंदर अभी जो एग्ज़ाम आयोजित होगा उसके अंदर कि बजट घोषणा, हाल ही के अंदर जो बजट घोषणा की गई है 2022-23 की, उसके अंदर अशोक गहलोत ने पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैला देवी। कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित है। बात करें केवला देव की तो केवला देव वन्यजीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 1985 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, केवला देव वन्यजीव अभयारण्य। बात करें ये भरतपुर के अंदर है केवला देव वन्यजीव अभयारण्य। और इस अभयारण्य की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, विदेशी पक्षी यहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं। बात करें धौलपुर के अंदर महत्वपूर्ण वन विहारों की और क्षेत्रों की तो वन विहार केसर बाग, राम सागर हो गया, तालाब शाही हो गया, ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं? धौलपुर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शीतला माता, जिसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। बात करें शीतला माता की तो शीतला माता का ये जो मेला है ये चाकसू जयपुर के अंदर भरता है। कैला देवी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि कैला देवी राठौड़ों की कुल देवी है। और बताना चाहता हूँ कैला देवी, ये हनुमान जी जो मंदिर है ना, हनुमान जी मंदिर के जस्ट सामने इनका मंदिर है, कैला देवी का मंदिर। लांगुरिया गीत इसी से संबंधित है, कैला देवी से। और कैला देवी एक ऐसी माता है जिनको बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो लगभग 150 साल तक जीवित रही थी, कौन? कैला देवी। बात करें कैला देवी की तो इनका जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हाल ही के अंदर पूछा गया है, कंप्यूटर निर्देशक एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये कि जो कैला देवी का मंदिर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये काली सील नदी के किनारे पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, काली सील नदी के किनारे पर कैला देवी का मंदिर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बात करें करणी माता मेला की तो ये देशनोक बीकानेर के अंदर भरता है करणी माता का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, झालरापाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है ये कैसा है? सप्तरथ है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्तरथ, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें तो ये एक वैष्णव मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर के अन्य नाम है सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है इसको चार भुजा मंदिर भी कहा जाता है। बात करें इसको चार भुजा मंदिर किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको आदिरथ सप्तरथ मंदिर भी कहा जाता है, इसको चार भुजा मंदिर भी कहा जाता है, सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। बात करें तो झालापाटन झालावाड़ के अंदर शिव मंदिर भी है जिसको चंद्रमोह शिखर मंदिर भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन,
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घटियाला अभिलेख की। बात करें घटियाला अभिलेख तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि है ब्राह्मी। ये किस शासक के संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो ये है प्रतिहार कक्कुक के शासनकाल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कक्कुक। घटियाला अभिलेख की बात करें तो घटियाला अभिलेख के अंदर अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख देखने को मिलता है। और इस अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था वी भंडारकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी डी भंडारकर ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। साथियों, घटियाला अभिलेख की बात करें तो RSMSSB बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन गलत मत करना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बुद्धि विलास। वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि विलास। बात करें, आपको पहले ही हमने बता दिया है अमीर आसो के लेखक कौन है, राज विनोद के लेखक कौन है, वंश भास्कर के लेखक कौन है, और बुद्धि विलास ये एक नया ग्रंथ है। ठीक है, तो बुद्धि विलास की बात करें तो बुद्धि विलास एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से जयपुर की स्थापना और शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें जयपुर के वास्तुकला साथी जयपुर की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुई थी 18 नवंबर को हुई थी, 1727 के अंदर हुई थी। राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बात करें तो इसका जो नगर नियोजक था कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, ये सही जवाब हो जाएगा लोहागढ़ का दुर्ग। और ये लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अगला प्रश्न, किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया था? तो कामायचा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायचा। अगला प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बात करें धौलागढ़ देवी का मंदिर, ये जो धौलागढ़ देवी का मंदिर है ये अलवर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसके बाद निम्नलिखित में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो वो है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का जो पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया था ये पृथ्वीराज ने करवाया था और उनकी पत्नी के तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़। वेरी इंपॉर्टेंट। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के अंदर दो है, एक है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग और दूसरा है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। अजमेर का तारागढ़ नाम क्यों पड़ा ये आपको मैंने बता दिया। बात करें बूंदी का तारागढ़ दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसको जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये तारे के भांति दिखाई देता है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 826। साथियों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें उसके पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको पूछा जाए वर्ग मील के अंदर, साथियों ये वर्ग मील के अंदर जो क्षेत्रफल ये पूछा जा चुका है पुलिस कांस्टेबल पेपर के अंदर। तो बात करें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग मील के अंदर कितना है, तो 1,32,140 स्क्वायर मील, यानी 1,32,140 स्क्वायर मील है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान राज्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार वापस बता देता हूँ।
राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान राज्य स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें राजस्थान की अक्षांशीय अंतराल की, तो अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय अंतराल की बात करें तो देशांतरीय अंतराल है ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री और 47 मिनट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, अक्षांशीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है? तो ये अंतराल हो जाएगा 1 डिग्री और 38 सेकंड 1 डिग्री 38 मिनट का। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बात करें कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा माही बजा सागर बांध। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माही बजा सागर बांध। अगला प्रश्न, कांग्रेस घास क्या है? बात करें कांग्रेस घास की तो यह एक तरह का खरपतवार है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो मृदा से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। बात करें इसमें युग्म सुमेलन की तो एरिडिसोस मृदा ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ये सही सम्मिलित है। दूसरा हो जाएगा अल्फिसोल्स, ये आर्द्र क्षेत्रों में, एनसेप्टिसोल्स अति आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में सही। वर्टिसोल्स की बात करें तो ये पूरा हाड़ौती का जो इलाका है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर इन सभी के अंदर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्टिसोल्स मृदा, ये गलत सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वर्टिसोल्स। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो वह संरक्षित श्रेणी। बात करें जो संरक्षित वन है और राजस्थान के अंदर कितने 55.64% के आसपास है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब मैं साथियों बता दूं, राजस्थान वन प्रशासनिक वन रिपोर्ट की और राजस्थान वन रिपोर्ट की इन दोनों के अंदर फर्क है। राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन वन की बात करें तो उसके अनुसार याद कर लेना सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, याद रख लेना। वो है BCC। बी से हो जाएगा हमारे पास में UBCC, माफ़ी चाहता हूँ मिस्टेक के लिए। UBCC सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर, उसके बाद फिर बारां, फिर करौली और फिर चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसके द्वारा वन आकर कहाँ पर आके गए? उदयपुर के अंदर। उसके बाद है हमारा बारां, फिर करौली और फिर चित्तौड़गढ़, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान वन रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वन क्षेत्र जो है इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, UAPB, याद रखना UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में, उसके बाद अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारां। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो उसके लिए भी अलग से ट्रिक है, वो हो जाएगा UPSC, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम वन प्रतिशत के अंदर आ जाएगा, इसके लिए ट्रिक है जो, चूहे, चोगा। जो, चूहे, जोगा। न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें तो जोधपुर, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़, जोधपुर और फिर गंगानगर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये जो आंकड़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार RS MSSB बोर्ड हर एग्ज़ाम के अंदर पूछता है, तो ये जानकारी याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? तो बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य।
सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? ये प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की, जो जाखम बांध से इसको सिंचाई मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की आपूर्ति जाखम बांध से होती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है। उसमें सबसे पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर। इसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी हाल ही के अंदर 2013 के अंदर। और बात करें वर्तमान के अंदर, ये करंट का क्वेश्चन है और लैब के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है 2022 के अंदर, कि राजस्थान का चौथा जो वन्य टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो वो बना है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। मेज नदी इस टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन मानी जाती है। बात करें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की, तो इसको बाघों का जज्जागर भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर, याद रखना। करंट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है रणथंभौर और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसके अगला क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू और दमदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो है राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? साथ ही आपको एक चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, एक संस्था है, एक संस्था के द्वारा राजस्थान के अंदर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही है और इन तीनों परियोजनाओं के बारे में आपको याद होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ एजेंसी। इसको सिंपल सा याद करने का मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, ट्रिक है आपका, जाइका। जे से जापानीज, आई से इंटरनेशनल, सी से कॉरपोरेशन एंड ए से एजेंसी। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एक ऐसे एजेंसी है जिसके द्वारा राजस्थान के अंदर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई है, जिसमें पहली परियोजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। बात करें दूसरी, ये फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, ये नागौर के अंदर चल रही है। तीसरी, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों परियोजनाएं जो है ये जाइका के द्वारा संचालित है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? तो बात करें वो विभाग है हमारा ग्रामीण विभाग। ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? साथियों, यदि हमारे द्वारा अपलोड किया गया राजस्थान कृषि जलवायु खंड का यदि आपने वीडियो देखा है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बात करें आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो यह राजस्थान का 10वां कृषि जलवायु खंड है, 5th। मैंने आपको बता दिया था, इसके बारे में बार बार बताया था आपको। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? पूरा हड़ौती का इलाका, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के क्षेत्र आते हैं। बात करें बूंदी तो हो गया, बूंदी भी आता है इसके अंतर्गत, कोटा भी आता है, बारा भी आता है, लेकिन उदयपुर नहीं आता है। उदयपुर किसके अंदर आता है? उदयपुर आता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, उसके अंतर्गत आता है। उसके अंदर 4 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। ये 4 जिले जो है देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। साथियों, आज का जो पेपर का एनालिसिस है ये पूर्ण हो चुका है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करें और कैसा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में भी लिखें। मिलते हैं अगली दमदार क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।